गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आज अपन पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है ना। शक्ति पृथक्करण से आशय यह है कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण करना, उसका विभाजन करना और शक्ति को कई भागों में बांट देना, जिसको अपन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षा में अपन पढ़े थे संप्रभुता का सिद्धांत, वो उसके आगे आज अपन जो है तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब दो तीन चीजें इसको समझ लेना परम आवश्यक है कि शक्ति पृथक्करण होता क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सीधा इसका अर्थ यह है कि शक्ति का विभाजन या शक्ति को कई अंगों में बांट देना। जैसे आज की जो व्यवस्था है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अलग काम हैं और तीनों का अलग एक भूमिका है हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और समाज के लिए। लेकिन मान लीजिए आपकी अगर एक जगह सारी शक्तियां हों, एक जगह सारी शक्तियां हों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम सिर्फ एक काउंटर पे हो, एक जगह हो, तो वहां पे क्या स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, वहां पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वहां पे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि वहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना, और कार्य समय से पूर्ण नहीं होंगे। ठीक है, सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, निरंकुशता का प्रभाव हावी हो जाएगा देश पर, समाज पर। तो यहाँ पर इसीलिए इस सिद्धांत का महत्व है और इस सिद्धांत की आवश्यकता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कुछ चीजें और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह क्यों इतना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें कुछ विद्वानों के विचार हैं। ये जो सिद्धांत बनाया है, किसने बनाया है? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू ये चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत से विचारकों ने शासन के तीनों अंगों या विभागों को पृथक पृथक कार्यों की बात कही है। बहुत से विद्वानों ने शासन के मुख्य रूप से तीन ही अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों अंगों का कार्य बटा हुआ है अलग। ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि चूंकि शासन और इसकी निरंकुशता से बचने के लिए जो है तो शक्तियों का बंटवारा परम आवश्यक है। ठीक है ना। गैटिल ने भी इस व्याख्या को समर्थन किया है। गैटिल ने क्या कहा है? यह सिद्धांत शासन के विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों से बनी संस्थाओं के लिए है। यानी कि यह सिद्धांत विभिन्न कार्य और विभिन्न व्यक्तियों से बनी संस्थाओं के लिए है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इतिहास, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत बहुत पुराना है। मॉन्टेस्क्यू से पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु, सिसरो और पॉलीबियस मार्सिलियो, जीन बोदा और जॉन लॉक ने किया है। यानी कि यह सिद्धांत कहाँ से चला? अरस्तु, सिसरो, यानी कि अरस्तु के टाइम से इस सिद्धांत को मान्यता मिली और तब से लेकर के मॉन्टेस्क्यू तक, क्योंकि यह सिद्धांत किसका है? यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू का है। तो अरस्तु से प्रारंभ होकर के और ये मॉन्टेस्क्यू तक आने में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार इस सिद्धांत हेतु रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसके द्वारा सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है ना। 1688 की जो क्रांति हुई उसमें सीमित राजतंत्र तो था, लेकिन एक सीमित राजतंत्र की व्यवस्था इंग्लैंड में बनी। ठीक है ना। जॉन लॉक ने भी अपनी पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में विधायिनी और कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण की बात कही है। यानी कि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? सिविल गवर्नमेंट। और सिविल गवर्नमेंट में विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां थी उनको अलग अलग रहने की बात जॉन लॉक ने इससे पहले की थी।
विधायिनी और कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होंगी तो भ्रष्टाचार फैलने की संभावना प्रबल बनती है। यानी कि शक्ति का एक ही हाथ में होना भी कहीं ना कहीं गलत होता है और कहीं ना कहीं क्राइम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है अगर एक ही व्यक्ति के एक ही हाथों में अगर शक्तियां हों, ऐसा यहाँ मिलता है। ठीक है, अब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर मॉन्टेस्क्यू के विचार। विचार, ठीक है ना, शक्ति पृथक्करण के लिए मॉन्टेस्क्यू ने क्या विचार दिए हैं उस पे अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या बातें बताई है वो देख लेते हैं अपन। तो वास्तव में 18वीं शताब्दी में फ्रांस का दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, अब एक सवाल यहाँ पे आ गया कि मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे और 18वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल जाना जाता है। ठीक है, पहले व्यक्ति थे जिसने शक्ति पृथक्करण को राजनीतिक विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत बनाया। यानी कि मॉन्टेस्क्यू से पहले बहुत सारे लोगों ने इस सिद्धांत को बनाया, कहा, इस सिद्धांत की चर्चा की, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो इस सिद्धांत को मान्यता मिली और एक राजनीतिक विज्ञान के लिए यह सिद्धांत एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज, ये 1748 में यह पुस्तक का प्रकाशन हुआ, स्पिरिट ऑफ लॉज, और इस पुस्तक में जो है तो इस सिद्धांत की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने की है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू अपने देश में फ्रांस सम्राट लुई 14वें का स्वेच्छाचारी शासन देखा था। शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग वह अकेला ही करता था। लुई कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं। यानी कि इस सिद्धांत को बनाने में या इस सिद्धांत को लागू करवाने में मॉन्टेस्क्यू किस चीज से प्रभावित थे, यहाँ पे सवाल यह होता है। तो मॉन्टेस्क्यू किस चीज से प्रभावित थे? मॉन्टेस्क्यू जो है तो लुई 14वां के शासनकाल को उन्होंने देखा था और लुई 14वें के पास, लुई 14वां से तात्पर्य यह है कि फ्रांस का एक राजा था, फ्रांस का एक शासक था लुई 14वां। ठीक है, तो उसने जो है तो समस्त शक्तियां अपने पास रखी थी। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू के अनुसार लुई 14वां के पास समस्त शक्तियां थी और उसके शासनकाल को लुई के शासनकाल को जो है तो मॉन्टेस्क्यू ने देखा था। तो उस आधार पर मॉन्टेस्क्यू को लगा कि एक ही व्यक्ति के पास अगर इतनी सारी शक्ति होगी तो वह व्यक्ति करप्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, अतः इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी और लुई 14वां कहता भी था कि मैं ही राज्य हूं, यानी अपने आप को स्वयं राज्य बताता था, जबकि ऐसा सत्य नहीं था। ऐसे स्वेच्छाचारी शासन में नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताओं का लोप हो चुका था। यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता, यानी कि जो जनता की स्वतंत्रता है, जनता के जो अधिकार हैं, उसका पूर्ण रूपेण हनन हो चुका था, समाप्ति हो गई थी। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू को ऐसे शासन से घृणा थी, वह दुखी होकर स्वतंत्रता की खोज में इंग्लैंड आया। यानी कि मॉन्टेस्क्यू उसके व्यवहार से, किसके व्यवहार से? लुई 14वें के व्यवहार से मॉन्टेस्क्यू काफी दुखी थे और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इंग्लैंड आए। ठीक है, वह 18 महीने इंग्लैंड में रहा। इंग्लैंड में इस समय क्रांतिवान निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर सीमित राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड में यानी कि निरंकुश राजतंत्र की जगह एक सीमित राजतंत्र, ठीक है ना, राजतंत्र की जो सीमा है, राजतंत्र क्या होता है? राजा का शासन माना जाता है। आज भी इंग्लैंड में राजा का शासन है, राजतंत्र ही है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री भी बैठता है और राज परिवार के लोग भी बैठते हैं। तो यानी कि इसको क्या कहा जाएगा? एक सीमित राजतंत्र। राजतंत्र की लिमिट है, लिमिटेशंस है और लिमिट के अंदर ही राजतंत्र का जो है तो हस्तक्षेप रहेगा प्रशासनिक चीजों में, शासकीय चीजों में। ठीक है, तो इसकी स्थापना यानी सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई थी जब मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड आए। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश शासन प्रणाली का अध्ययन किया और यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की तुलना करते हुए निष्कर्ष निकाला। यानी कि ब्रिटिश शासन प्रणाली का अध्ययन मॉन्टेस्क्यू ने किया। ब्रिटिश शासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के नियम क्या है, कायदे क्या है, कानून क्या है और वहाँ राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन किस प्रकार होता है और राज्य
कैसे आगे बढ़ता है, इन सभी चीजों पर मॉन्टेस्क्यू ने अध्ययन किया और इसको जो है तो अपने देश में लागू करने के विचार उनके मन में आया। ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू के ब्रिटिश शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, यानी कि ब्रिटिश शासन प्रणाली भी शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, वहां भी शक्तियां बटी हुई हैं, इसलिए यहाँ के नागरिकों को अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण से ही व्यक्तियों को जो है तो समानता और स्वतंत्रता मिली हुई है। यद्यपि मॉन्टेस्क्यू का यह निष्कर्ष गलत है कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण है, वह तो आज भी नहीं है और न संसदीय शासन में वह संभव है, फिर भी मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की रचना कर डाली और स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक ठहरा। यानी कि कुछ चीजों में मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन के राजतंत्र को भी सपोर्ट नहीं किया या उसका समर्थन नहीं किया कुछ चीजों में, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां के शक्ति पृथक्करण से प्रभावित थे, वहां के शक्ति पृथक्करण से प्रभावित थे और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की रचना उन्होंने ब्रिटेन के सीमित राजतंत्र से ही प्रभावित होकर के ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू ने लिखा क्या है शक्ति पृथक्करण में, इस चीज को देखते हैं। ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है कि यदि विधायिनी और कार्यपालिका शक्तियां दोनों एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अगर एक जगह होंगी, एक ही हाथों में होंगी, तो वहां पर स्वतंत्रता की कल्पना कर पाना मुश्किल है। ठीक है। इस बात का डर पैदा हो जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए, यानी कि जब शक्तियां हो जाएंगी तो किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है, उसमें फिर कोई हस्तक्षेप, कोई अंकुश लगाने वाली संस्था नहीं रह जाती है। ठीक है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष यानी विपक्ष दोनों के सामर्थ्य से ही कोई बिल बनता है, चाहे आप लाख कोशिश करिए, अगर आपके पास बहुमत नहीं है, अब अगर पूर्ण बहुमत हो गया दोनों सभाओं में, दोनों सदनों में, तो सरकार भी निरंकुश हो जाती है और अपने मन का बिल ला सकती है। आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा संवैधानिक अधिकार उनको मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने भी ये बात रखी है कि अगर शक्तियां एक जगह होंगी तो वहां पर भ्रष्टाचार और निरंकुशता का जन्म होगा। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिला दिया जाए तो संभव है कि न्यायाधीश हिंसात्मक हो जाएगा, यानी कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिला दिया जाए तो वहां पे न्यायाधीश भी हिंसक हो सकता है। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा है कि यदि एक ही व्यक्ति का समुदाय, चाहे यह लोगों का हो अथवा सामंतों का हो, तीनों कार्य करने लगे तो कानून बनाने और उसको पालन करवाने में समस्याएं निर्मित होंगी। यानी कि मॉन्टेस्क्यू का यह भी कहना है कि अगर किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक समुदाय, एक समूह, एक संस्था पर अगर शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाएंगी तो वहां पर फिर सामंतवाद और एक तरह से अराजकतावाद का जो है उदय होगा, ऐसा मॉन्टेस्क्यू ने अपने इस सिद्धांत में बताया। ठीक है। अब कुछ चीजें जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपने विचारों में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू एक निष्कर्ष कुछ बातों को लेकर के, कुछ तथ्यों को लेकर के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उस निष्कर्षों की बात अपन करते हैं। तो पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला है इस सिद्धांत के आधार पर, क्या निकाला है कि सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि मॉन्टेस्क्यू का ऐसा मानना है कि सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा उन्होंने निकाला है कि तीनों अंगों या शक्तियों को एक ही संस्था में केंद्रित कर देने से न्याय व्यवस्था और स्वतंत्रता के स्थान पर निरंकुश और अत्याचारी शासन का प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि उनका सीधा एक लाइन में आप समझिए कि शक्तियां एक ही स्थान पर या एक ही संस्था पर नहीं होनी चाहिए, न व्यवस्थापिका के पास, न कार्यपालिका के पास और न न्यायपालिका के साथ। तीनों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, कार्य के हिसाब से शक्तियां होनी चाहिए। तीसरा है नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत द्वारा ही बच सकते हैं। यानी कि इन्होंने यह भी बात रखी है कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकार, यानी कि जनता के जो अधिकार हैं वह स्वतंत्रता, समानता वाले अधिकार हैं, वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ ही बचाए जा सकते हैं। अगर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा तो वहां पर भ्रष्टाचार एवं व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होने का संशय पैदा हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत में बताई है। अब इस सिद्धांत के कुछ अन्य समर्थकों के बारे में देख लेते हैं। इस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने तो
लिखा ही है, समर्थन दिया ही है, लेकिन कुछ अन्य विचारक, कुछ अन्य दार्शनिक भी इस सिद्धांत को समर्थन देते हैं। अब वे कौन से दार्शनिक हैं, कौन से विद्वान हैं, उनके विषय में जानते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक स्टोन एक दार्शनिक थे, उन्होंने इसका समर्थन किया है और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब भी कानून के निर्माण और उन्हें लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति अथवा समूह को दे दिया जाता है तो वहाँ सार्वजनिक स्वतंत्रता असंभव हो जाती है। यानी कि ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं कि कानून के निर्माण की अगर जिम्मेवारी, कानून के निर्माण की अगर जिम्मेवारी एक ही व्यक्ति के पास हो जाती है तो वहाँ पर फिर स्वतंत्रता असंभव हो जाती है, यानी कि वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिल पाने का जो है तो चांस ज़्यादा बनता है, ठीक है। और इसके अलावा मेडिसन विद्वान ने इसका समर्थन किया है। मेडिसन ने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की सभी शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रीकरण होना अत्याचार की परिभाषा है। यानी कि मेडिसन कहते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की समस्त शक्तियां अगर एक ही स्थान पर हो जाएंगी तो वहां पर भी अत्याचार का वह दूसरा रूप ही कहा जा सकता है, यानी कि अत्याचार की परिभाषा हो सकती है। अतः शक्ति का विकेंद्रीकरण या पृथक्करण होना परम आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीजें आज आप देख लीजिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में, और मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत है और शक्ति का बंटवारा इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। इसके विषय में अपन अन्य चीजें कल देख लेंगे। थैंक यू।